Welcome back friends. Myself Murtaz Kumar, a motivational educational speaker. आज मैं फिर आपके लिए एक लेकर आया हूँ साइंस से रिलेटेड वीडियो, जो कि यानी कि फिर वही यानी कि 10th क्लास तक के बच्चे जो है 10th 11th क्लास के जो बच्चे उनके लिए यानी कि सुटेबल रहेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेल के बारे में। सेल द वर्ल्ड की कोशिका यानी कि सेल से परे कुछ भी नहीं है। कोई भी जीव जो है उसकी क्रियात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एक सेल होती है। ओके, तो सेल जो है वो यानी कि दो टाइप्स की हो सकते हैं आपकी, यूकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले यानी कि सेल के बारे में कुछ थ्योरीज भी हैं कि सेल सबसे पहले क्या, किसने उसके बारे में बताया। तो सेल जो है वो दो टाइप के नॉर्मली देखने को मिल सकती है। सेलुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारे सामने होते हैं और ये मल्टी सेलुलर टाइप के जो है ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेल जो डिस्कवरी हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, जो यानी कि एक डेड सेल थी जो कॉक में उन्होंने देखा था। सेकेंड एंटनी वॉन लीवेनहॉक आए, जिन्होंने यानी कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। और उसके बाद में शेल थ्योरी के बारे में 1838 में बताया था मेल्थियस स्लाइडेन, जो यानी कि वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे। और दूसरे 1839 के अंदर थियोडर स्वान, जो यानी कि जंतु विज्ञान में थे। इसके बाद में सेल डिवीजन के बारे में 1855 के अंदर रैडोल्फ बिट्चो ने बताया। अब सेल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो माइकोप्लाज्मा, जो यानी कि 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। सबसे बड़ी सेल जो है वो द एग ऑफ ऑस्ट्रिच का होता है। और लॉन्गेस्ट सेल जो है वो हमारी बॉडी में यानी कि नर्व सेल होती है। सेल शेप देखें तो राउंड, लॉन्ग और रेड रॉड शेप की जो है वो सेल्स हमें देखने को मिलती है। अब मेनली जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टाइप की होती है। जो प्रोकैरियोटिक है वहां पर प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि हमें बैक्टीरिया के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर माइकोप्लाज्मा यहाँ देखने को मिल सकती है। और ये साइज में काफी छोटी होती है और ये रैपिडली जो है वो डिवाइड होती रहती है, यानी कि तेजी से इनका जो है वो विभाजन होता जाता है। यूकैरियोटिक जो है वो डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में यानी कि विकसित प्राणियों में, पौधों में देखने को मिलती है। यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि यूकैरियोट्स के अंदर हमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली देखने को मिलते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में, हम अभी प्रोकैरियोटिक को छोड़कर यूकैरियोटिक के बारे में यानी कि बात करने जा रहे हैं। तो अभी मैं आपके सामने एक सेल मॉडल प्रेजेंट करूंगा और सेल मॉडल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनली होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एसईआर, आरईआर, ठीक है, गोल्जी बॉडी होती है, सेंट्रोसोम्स होते हैं, एटसेट्रा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो इनके बारे में ब्रीफली हम इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो हम देखने जा रहे हैं। हाँ, अगर आपको इनसे रिलेटेड यानी कि फुल डिस्क्रिप्शन के साथ में, कि जैसे कोई न्यूक्लियस के बारे में पूरा यानी कि आपको नॉलेज चाहिए, पूरा उसका इंट्रोडक्शन चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं अलग से यानी कि इन सेल ऑर्गेनेली पर अलग से एक और वीडियो यानी कि मैं बना सकता हूँ। लेकिन फिलहाल हम ओवरऑल ओवरव्यू हम देखने जा रहे हैं पूरी सेल के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। द सेल मॉडल of the eukaryotic cell which is found in the humans, animals, plants and fungi। यहाँ हम एक एक करके सेल ऑर्गेनली के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, ऑल ओवर यानी कि हमारे पास में हम ज़्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं कर सकते कि सभी सेल ऑर्गेनलीज के बारे में हम एक एक करके बहुत यानी कि पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर ले पाएँ। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ यानी कि ब्रीफली इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो कि एक ईआर का पार्ट होता है। ईआर की डिस्कवरी जो के आर पॉटर ने 1945 में की थी। आरईआर की मेम्ब्रेन पर राइबोफोरिन 1 एंड 2 टाइप के प्रोटीन्स होती हैं जिनसे राइबोसोम जुड़े होते हैं और यहाँ का जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। और नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होता है। इसका डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। इसे हम सेल का कंट्रोलर व डायरेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे हैमरलिंग, जिन्होंने एक प्रयोग किया था सबसे बड़े सवाल पर, एसिटाबुलेरिया पर, जिसके बेसिस पर उन्होंने कहा था कि आनुवांशिकता के नियंत्रण और उसकी वृद्धि व उसका जो उपापचय, जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें केंद्रक जो है वो पार्टिसिपेट
करता है। न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। यहाँ ये सेल डिवीजन में भी मेन फंक्शन इसका रहता है कि सेल डिवीजन से पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होना बहुत ज़रूरी होता है और यह अपने mRNA को साइटोसोल में भेजकर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोलर पोर। न्यूक्लियर पोर जो है वो एक टाइप का चैनल होता है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच का होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है उसको बाहर साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से वापस अंदर न्यूक्लियस में लाने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कॉलिकर ने 1880 में की थी, लेकिन इसका जो नाम है वो सी बेंडा ने 1897 में दिया था। अगर इसकी लेंथ और विड्थ की बात की जाए तो ये व्यास में 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है और इसकी एक लेंथ जो है वो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है। इसके नंबर्स जो हैं सेल्स में डिफरेंट होते हैं, लगभग जो औसतन है वो 1000 से 1600 1000 टू 1600 तक हो देखे जाते हैं। इसके अंदर वाली लेयर जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, इस पर F1 नाम के पार्टिकल्स होते हैं जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का ऑटोफॉस्फोराइलेस से ऑक्सीडेशन होता है जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी करेंसी होती है किसी भी सेल की, इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और ये डबल बाउंड मेम्ब्रेन का जो है वो सेल ऑर्गेनली होता है और इसका खुद का जो है वो डीएनए देखा जाता है। नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा के बारे में सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने बताया था और ये न्यूक्लियस व प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाला पार्ट होता है। इसके 2 पार्ट हम देख सकते हैं, एक तो होता है साइटोसोल जिसे हाइलोप्लाज्मा भी कहते हैं, जो यानी कि ऑल ओवर सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड होता है, और इसके अलावा ट्रोफोप्लाज्मा जो कि जहाँ पर यानी कि सारे सेल ऑर्गेनली होते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रोमोजोम। क्रोमोजोम जिसके बारे में हॉफमेस्टाइन ने डिस्कवरी की थी, लेकिन इसका जो श्रेय है जो वो जाता है स्ट्रासबर्गर को, और इसका जो नाम जो दिया था वो वाल्डेन ने 1888 में दिया था। ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है वो क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होने के बाद में एक्स टाइप के स्ट्रक्चर जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, जैसे हम क्रोमोजोम कहते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ये क्रोमोसोम रोड शेप, दीर्घित और ये पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। अगर इनके आकार की बात की जाए तो 0.5 टू 32 माइक्रोमीटर का आकार इनका जो है होता है। अगर इनकी स्टडी करनी है तो हम मेटाफेज में जा सकते हैं और इनका अगर स्ट्रक्चर अच्छे से हमें देखना है तो हम एनाफेज में जा सकते हैं। अगर इनके नंबर्स की बात करें तो ह्यूमंस में 46 और चिंपैंजी में 48, उसी तरह से वीट में यानी कि गेहूँ में 42 होते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये भी डबल बाउंड मेम्ब्रेन होता है जो दोनों के बीच में, दोनों लेयर्स के बीच में 10 टू 50 नैनोमीटर का जो है वो हमें अवकाश देखने को मिलेगा। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ER से जुड़ी हुई होती है और जिस पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन होती है जो लेमिन प्रोटीन कहलाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम जिसके बारे में बेंडेन ने बताया, लेकिन इसका नाम जो है वो बॉवेरी ने दिया था। 2 सेंट्रियोल आपस में केंद्रक के बाहर दोनों ही जो है वो 90 डिग्री के यानी कि एक समकोण पर स्थित होते हैं और इसके चारों ओर जो एक द्रव्य जो होता है जिसे हम सेंट्रोस्फेयर कहते हैं, तो ये सेंट्रोस्फेयर और सेंट्रियोल आपस में मिलकर सेंट्रोसोम बनाते हैं और इनका जो फंक्शन होता है वो सेल डिवीजन में होता है। और इसके अलावा ये फाइबर्स बनाने का काम करते हैं जो कि यानी कि सेल सेंटर को डिनोट करवाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में डी ड्यूवे ने 1955 में बताया था और यहाँ लगभग 50 यानी कि 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हमें देखने को मिलते हैं एंजाइम्स, और इनका पीएच जो है वो एसिडिक होता है यानी कि 5 pH पर ये काम करते हैं। गोल्जी और ER मिलकर दोनों प्राइमरी लाइसोसोम बनाते हैं जहाँ से एंडोसाइटोसिस होती है और एंडोसाइटोसिस के बाद में सेकेंडरी लाइसोसोम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के यानी कि जो एंजाइम्स हैं जैसे कि लाइक प्रोटीज, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, फॉस्फेटेज, कैथेप्सिन, इस टाइप के यानी कि हमें जो है यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स देखने को मिल सकते हैं। इसे हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली की जैसे कि हमारे जो सेल है वो अगर डाइड हो जाए, डेड सेल हो या फिर किसी भी टाइप का कोई डिफेक्ट हो जाए तो यानी कि ये अपनी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। नेक्स्ट वन इज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये ER का सेकेंड पार्ट है जहाँ पर यानी कि राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। ये उन सेल्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ पर लिपिड व स्टेरॉल ज़्यादा यानी कि वहाँ पर फंक्शनिंग होती है, जैसे कि लीवर व एड्रेनल ग्लैंड्स में। ये जो है वो लिपिड व स्टेरॉल का सिंथेसिस करके उनकी पैकेजिंग करके गोल्जी को आगे भेज देती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज गोल्जी अपार्टस। गोल्जी अपार्टस के बारे में कैमिलो गोल्जी ने 1898 में बताया था। और अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये चपटी और कुछ मुड़ी हुई थैलियों की जैसा हमें दिखाई देता है। इसकी दो फेसेस होती हैं, सिस व ट्रांस। सिस जो है वो कॉन्वेक्स साइड में होती है और तो ट्रांस जो है वो कॉनकेव साइड में होती है। कॉनकेव साइड की जो ट्रांस फेस है उसे मैच्योर फेस भी कहते हैं। ये जो है वो सेल प्लेट के फॉर्मेशन में, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल के फॉर्मेशन में, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में, हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए काम करती है। इसे हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो कि यानी कि जितनी भी सेल्स हैं वहाँ पर प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट इनकी बनी हुई होती है। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के मॉडल को समझाने के लिए कई टाइप के कई साइंटिस्ट सामने आए, जिसमें यानी कि डेनेली डेविसन 1935 ने ट्राई लैमिलर थ्योरी दी थी। उसके बाद में 1959 में रॉबर्टसन आए जिन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। उसके बाद में सिंगर व निकोलसन आए 1972 के अंदर, उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। और अभी हम यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ते आ रहे हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या था, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उनके बीच में द्विआण्विक लिपिड की एक लेयर होती है और ये लिपिड के अंदर और बाहर यानी कि एक्सट्रिंसिक व इंट्रिंसिक फेज पर यानी प्रोटीन्स जो हैं वो धसे हुए होते हैं। ये सेल को शेप प्रोवाइड करवाते हैं और बाहर के आघातों से हमें यानी कि प्रोटेक्शन देते हैं और एंजाइम्स का संग्रह भी करते हैं। नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो कि राउंड शेप व नॉन मेम्ब्रेनियस होते हैं। ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के सूक्ष्म कण होते हैं। इसके बारे में रॉबिन्सन व ब्राउन ने 1953 में प्लांट्स के अंदर बताया और एनिमल्स के अंदर पैलाडे ने 1955 में बताया था। जैसे कि ये दो टाइप के होते हैं, 70S व 80S। 70S टाइप के जो राइबोसोम्स हैं वो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ देखने को मिलते हैं। और ये 70S दो टाइप के हैं, वापस सब यूनिट होती है इनकी, दो सब यूनिट होती है, 50S व 30S। 50S जो है वो 23S 5S RRNA होती है और जो 30S की जो सब यूनिट है वो 16S RRNA की यूनिट होती है। जो 80S है यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलती है वो उसकी भी दो सब यूनिट हैं, 60S व 40S। 60S जो है वो 28S 5S एवं 5.8S का RRNA से होता है और जो 40S वाली जो सब यूनिट है वो 18S RRNA की होती है। इनका मेन फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का ही होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में 1781 में फॉन्टाना ने बताया था, लेकिन इसका जो नाम है वो बोवेन ने 1840 में दिया था। ये एक मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन होती है और एसिडोफिलिक, जहाँ पर यानी कि 10% RNA, 85% लगभग प्रोटीन, 5% DNA, कैल्शियम आयन से बनी हुई कॉलाइडी स्ट्रक्चर होती है और इसका भी फंक्शन जो है वो RNA सिंथेसिस का होता है। यहाँ पर हमें वेसिकल्स देखने को मिल सकती हैं और ये वेसिकल्स जो यानी कि नॉर्मली यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्लांट्स के अंदर यहाँ पे प्लांट्स के अंदर वैक्यूल देखने को मिल सकते हैं जो यानी कि टोनोप्लास्ट या जो रिक्तिका यानी कि वेसिकल्स की कला द्वारा जो है वो घिरी हुई रहती है। इनमें एक रस होता है जिसे हम सेल सेप कहते हैं। तो इस सेल सेप में खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स, कार्बोनिक एसिड्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा ऑल ओवर एक सेल स्ट्रक्चर, सेल मॉडल जैसे कि आपने देखा। तो सेल के बिना कोई जीव नहीं है, तो हम कह सकते जो सेल है वो यूनिट ऑफ द लाइफ है। तो हमारा वीडियो आज मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। और आप इसी तरह अपना प्यार जो है वो मुझे देते रहिए। धन्यवाद।